परागन और निषेचन। आज हम लोग पढ़ेंगे परागन और निषेचन के बारे में। परागन और निषेचन, ध्यान से समझिएगा। निषेचन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं समझ पाइएगा, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। परागन और निषेचन, देखिए अभी तक आप लोगों ने फूल के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया, और फूल एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का नर भाग है, प्रजनन भाग है, जनन भाग है। उसमें नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। नर भाग को पुमंग बोलते हैं और मादा भाग को जायांग बोलते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, है कि नहीं। तो जब ये नर भाग और मादा भाग आपस में निषेचित होंगे तो निषेचन की ही प्रक्रिया से फल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? फल। और जब आप इस बात को समझेंगे, मूल टॉपिक है परागन और निषेचन, तो परागन और निषेचन के फल स्वरूप ही फल का निर्माण होगा। तो आज आप सीखने जा रहे हैं कि फूल से फल का निर्माण कैसे होता है। कुल मिलाजुला करके मैटर यही है कि नहीं। तो बहुत आसानी से बारी बारी से आप देखिएगा तो आसानी से समझ भी लीजिएगा कि कितना आसान है। परागन का मतलब क्या है, परागन कहते किसको हैं। तो अभी आपने देखा था बाबू रे, ऐसे करके जब बनाए थे मेरे लाल, देखे ध्यान से, जब हमने ऐसे करके आपको बनाया था, देखिए ध्यान से, जैसे ऐसे करके बनाया था, इसमें हमने कहा था कि आपका जो है से मैंने पराग कण भरे रहते हैं। इसमें क्या भरे रहते हैं? पराग कण। समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से, तो इस वाले भाग को हमने कहा था कि जायांग है और इस वाले भाग को हमने कहा कि पुमंग है। और आपने बहुत अच्छे से जाना कि ये जो लंबा वाला जो दिखाई आपको दे रहा है, इसको पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर हम लोग बोलते हैं। और पुंकेसर को अंग्रेजी में फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलामेंट। आप इस भाग को, जिसको आप पराग कोष कहे थे, इसको अंग्रेजी में एंथर आप लोगों ने कहा था। याद नहीं भी है तो अभी याद कर लीजिए। और इसमें हम लोग जो भरा हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकण। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये हो गया परागकण, ये हो गया पराग कोष, और ये वाला जो चीज हो गया, ये हो गया पुंकेसर। हो सकता है कि वीडियो में आपको न दिखाई दे, तो हम इस चीज को यहां पे भी ले आ सकते हैं। देखिए अब तो दिखाई देगा, अब तो कहीं से भी दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला मैटर को आपने समझ लिया था। वहीं पे आपने ये बात किया था कि इस वाले भाग को, जो जायांग वाला भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी मीन्स होता है अंडाशय, जिसमें अंडा होता है। ये वाला जो भाग आप देख रहे थे, जिसको हमने वर्तिका कहा था, इसी को हम लोग अस्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्टाइल। अस्टाइल मीन्स क्या होता है? वर्तिका। और ऊपर देखिएगा इसका कगार है, माने अंतिम वाला भाग है, कगार है। तो कगार को हम लोगों ने क्या कहा था? अस्टिग्मा। क्या कहा था? अस्टिग्मा। तो ये इसको क्या बोलेंगे? अस्टिग्मा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो गया अंडाशय। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे वर्तिका, और वर्तिका के कगार को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? वर्तिकाग्र। ये बात तो आप लोगों ने समझ लिया था। अब देखिए, हमको पढ़ाना है मेरे भाई परागन। हम पढ़ने जा रहे हैं परागन। तो परागन का मतलब ही हो गया कि इसमें पराग कण की उपस्थिति होगी। तो देखिए, जब यहां से परागकण जब यहां से उठ करके कहां चला जाएगा? वर्तिकाग्र में। कहां चला जाएगा? वर्तिकाग्र में। ध्यान समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जब परागकण, याद रखिएगा, जब परागकण उठ करके कहां आ जाएगा? वर्तिकाग्र में। कहां आ जाएगा? वर्तिकाग्र में। ध्यान समझिएगा। तो जैसे ही परागकण का वर्तिकाग्र में आ जाना ही परागन होता है। कौन बड़का चीज हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गई बात ना? तो याद रखिएगा, यहां से अगर कोई पूछेगा तो आप सीधा जवाब दीजिए परागन की परिभाषा में कि परागकण का
वर्तिकाग्र में पहुंचना, वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्लियर हो गया? तो परागन की परिभाषा बहुत आसान है। इसमें भी आपका नर मादा हम लोगों ने टच किया। क्या टच किया? नर का परागकण और स्त्री का वर्तिकाग्र। समझे कि नहीं? ये परागकण उठ करके कहां आ गया? वर्तिकाग्र में। इस क्रिया को क्या कहेंगे? परागन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए यह क्रिया कैसे हो सकती है, यहां से ये परागकण कैसे यहां पे आ सकते हैं। तो यह क्रिया देखिए, यह जो क्रिया है यह आपका मधुमक्खी भी कर सकता है, भौरा भी कर सकता है, तितली भी कर सकता है, कीड़े मकोड़े भी कर सकते हैं। समझे कि नहीं? यह हवा भी कर सकता है, पानी भी कर सकता है, जंतु भी कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो कोई भी कर सकता है। तो जिससे भी हो जाए, जिससे हो उससे मतलब नहीं है। मतलब सीधा सीधी यहां से है मेरे भाई कि अगर परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच गया तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागन। सीधी सी बात समझ में आ गई बात? अब जैसे देखिए, तो सर मैंने हम लोग तो पढ़े थे कि सिर्फ भौरा उरा जो है सब परागन की क्रिया करता है। तो अच्छा एक चीज बताइए, इस सृष्टि में बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं? तो उतना भौरा आप देखे हैं? हर फूल पर भौरा बैठते चलेगा तो कितना भौरा आना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। कीटों के भी माध्यम से, तितलियों के भी माध्यम से आप अगर मैंने पार्क वगैरह में जाते हैं तो आप भी फूलों को सहला देते हैं, तो हाथों के माध्यम से। तो हाथ हमारा है तो जंतु हैं हम लोग, है ना? बायोलॉजी में तो हम लोग क्या है? जंतु हैं। तो उसके माध्यम से मतलब जैसे भी हो, हमको ये नहीं कहना है कि किस माध्यम से, जिस माध्यम से भी परागकण अगर वर्तिकाग्र में पहुंच गया तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परागन। समझे कि नहीं? जैसे हाँ एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि सर मान के चलिए कि अगर पेड़ पौधों में अगर कीटों के द्वारा परागन होगा तब क्या कहेंगे? तो ये बात अलग है। तो अब इस चीज को आप जान लीजिए। अगर परागन की क्रिया देखिए, ध्यान से देखिए, परागन की क्रिया अगर कीट से हुआ, कीट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, भौरा भी है, तितली भी है, मधुमक्खी भी है, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, या मक्खियां भी हैं। क्योंकि उनके पैरों में क्या होते हैं ना कि कांटा कांटा टाइप का उसमें बना हुआ रहता है। आप मक्खी को देखिए, भौरा को देखिए, तितली को देखिए, जब वे फूलों पर बैठते हैं ना तो उनमें परागकण सट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं। और वहां से उड़ करके अगर इस पर आ गए, जायांग वाले भाग पर आ गए, तो यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और उस चिपचिपा पदार्थ में जाते ही जैसे ही हैं तो परागकण कुछ ना कुछ सट जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं। तो भैया परागकण अगर उनके, ये बात तितलियों को पता नहीं है, ये बात भौरों को पता नहीं है, कीड़े मकोड़ों को पता नहीं है कि हम परागकण उठा लिए, अब इसको यहां तक, ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। समझे कि नहीं? लेकिन भैया फूल को तो उससे मतलब नहीं है। फूल को तो मतलब है कि जैसे ही परागकण आ गया कहां? वर्तिकाग्र में, तो परागन की क्रिया हो गई। अगर यह क्रिया कीटों के माध्यम से हो गई, किसके माध्यम से हो गई? कीटों के। तो आपने पढ़ा है कि इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली, इसको आप लोगों ने पढ़ा है। अगर परागन की क्रिया कीटों के माध्यम से हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटोमोनोफिली। सपोज दैट कीट के द्वारा नहीं हुआ, कोई पक्षी ही ऐसा कर दिया। कोई पक्षी भी अगर मान कर चलिए कि फूल पर बैठा, चोंच में से माने चोंच अपना खेलने कूदने या कुछ खाने के फेरा में फूल पर बैठा और परागकण उसके चोंच में सट गए, और फिर वही चोंच जो है सो उसके जायांग में चले गए, है कि नहीं? तो वहां भी परागन की क्रिया हो गई। तो अगर यह क्रिया पक्षी के माध्यम से होता है, याद रखिएगा, अगर यह प्रक्रिया किसके माध्यम से होगा? पक्षियों के माध्यम से होगा। तो इस प्रक्रिया को करते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, ऑर्निथोफिली। इसको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जब परागन की क्रिया पक्षियों के माध्यम से हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलना है ऑर्निथोफिली। अगर यह कीटों के माध्यम से हो तो इसको क्या कहेंगे? एंटोमोनोफिली। चूंकि आप पढ़ रहे हैं ऊपर क्लासों में, तो निश्चित तौर पर आपको एक एक चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर हो सकता है कि अब जैसे देखिए, हमको एगो चीज बताइए, अभी जो मौसम है धान का, गेहूं का, है ना, ये सब का मौसम देखें, या ईख का या मक्का का,
तो अब बताइए ना, एक वो धान के पौधा में कितना भौरा, कितना पक्षी, कितना कीट काम करेगा, है ना। एगो फूल पर बैठेगा, फिर एगो फूल, तो एगो फूल पर बैठ करके एगो पर जाएगा तो कितना दाना बनेगा। तो भैया ये संभव नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब धान के पौधे बड़े हो जाते हैं और जब उनमें फूल आ जाते हैं, तो उस स्थिति में कभी कभी कहते हैं ना कि पछेवा हवा बहित हो से अच्छा बहित हवा, काहे भाई, तो वह हवाएं जब तेजी से बहती हैं तब धान का पौधा या जितने भी पौधे हैं वो हवा के दबाव से एक साइड इधर झुक गए, और फिर जैसी हवा शांत हुआ तो फिर खड़ा हो गए। कभी कभी हवाएं अगर इस साइड से चलेगा तो ऐसे झुक जाएंगे, है कि नहीं, और फिर अगर इधर वाला हवा चलेगा तो ऐसे झुक जाएंगे। तो आप बार बार इधर इधर होने से आप हमको बताइए कि परागकण इतना कोमल होता है कि आसानी से झड़ने लगता है। तो ये झड़ करके जयांग पर जा सकता है कि नहीं जा सकता? आसानी से जा सकता है, क्योंकि उसी से उसी पौधा में जाना है। समझे कि नहीं है? तो जैसे आप ही लोग बेंच पर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे अगर बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर एक दूसरे से सट रहे हैं कि नहीं सट रहे हैं। तो ढेर सारे जब पौधा है तो एक दूसरे से ऐसे ऐसे कर करके क्या हो जाते हैं, माने परागकण को कहाँ छोड़ देते हैं, वर्तिकाग्र में छोड़ देते हैं। तो उनका भी परागकण की क्रिया हो जाती, परागण की क्रिया हो जाती है। तो यह हवा के भी द्वारा हो सकता है। कैसे हो सकता है? और हवा के द्वारा। और बहुत सारे जहां पे पौधे होते हैं उनमें हवा के ही द्वारा परागण की क्रिया ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? तो हवा के द्वारा जब परागण की क्रिया होगी तो इसको सर क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे एनीमोफिली। क्या बोलेंगे इसको? एनीमोफिली। याद रखिएगा, एनीमोफिली इसको बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, और कभी कभी होता है ना कि जल के माध्यम से भी। कैसे? जल के भी माध्यम से, पानी के भी माध्यम से, है ना। आपको जो है से जलीय पौधों में कमल को अगर छोड़ दिया जाए, कमल के पुष्प को छोड़ दिया जाए, तो लगभग जितने भी मैंने 80% ऐसे जलीय पौधे हैं जिनका परागण की क्रिया तो जले के माध्यम से होता है। जब जल की बूंदे या जल का प्रवाह एक दूसरे से होता है तो एक दूसरे से क्या कर देते हैं, मैंने लहर जब मारेगा ना तो परागकण कहाँ चलाएगा? जायांग पर चला गया, है कि नहीं, वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। हमको ये नहीं कहना है कि भैया परागण की क्रिया में सिर्फ आपको दिमाग में यह बात नोट कर लेना है कि परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो। तो अगर वह जल के माध्यम से हुआ, अगर वह किसके माध्यम से हुआ? जल के माध्यम से हुआ, तो इस बात को हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली याद रखिएगा, हाइड्रोफिली इसको कहते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आपको फंसाया है बहुत बार। आदमी जानता है कि कमल का फूल कहां खिलता है? पानी में खिलता है। तो निश्चित तौर पर इनमें परागण की क्रिया हाइड्रोफिली से होगा। लेकिन नहीं, ये बात इसमें जानबूझ करके हम लोगों को बताना है कि कमल जो है जलीय पौधा है, लेकिन कमल के फूल में परागण की क्रिया भौरों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? भौरों के माध्यम से। हम अन्य जलीय पौधों का नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कमल का स्पेशल लिख रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ लीजिए कि कमल जलीय पौधा होते हुए भी उनमें परागण की क्रिया कैसे होती है? भौरों के माध्यम से होती है, कीटों के माध्यम से होती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, जंगल में बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। रिफ्लेसिया जो संसार का सबसे बड़ा फूल है, जिसके एक फूल का वजन 30 किलो से 40 किलो के बीच में हो सकता है, 45 किलो भी हो सकता है, 25 किलो भी हो सकता है, बहुत वजनदार भी पौधे हो सकते हैं। तो उस फूल में क्या होता है कि परागण की क्रिया बड़े बड़े जंतुओं से भी हो जाता है। या हम लोग कभी कभी उद्यान में, पार्क में जाते हैं तो फूलों को सहलाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमको सहलाने से परागकण हमारे हाथ में सट गए और यही परागकण वर्तिकाग्र में भी पहुंच गया, हमें नहीं पता है ना। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा प्रक्रिया हो जाता है कि फूल से जो परागकण निकल करके वर्तिकाग्र में पहुंच गए, उनका परागण की क्रिया हो गई। तो अगर आप हाथों से या बड़े बड़े जीव जंतु, जैसे रिफ्लेसिया फूल में क्या चीज है ना कि इतना बड़ा फूल है ना कि वो उस फूल में परागण की क्रिया, तो आपको खेलने कूदने कीड़ा में हाथी लोग ही, है ना, पानी उनी का फवारा लेकर के या अपना सूढ़ रगड़ करके उनमें परागण की क्रिया कर देते हैं। समझे कि नहीं? तो जब आपको ये भी पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा आपका कौन है? रिफ्लेसिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा फूल कौन सा है?
जब सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया याद है तो सबसे छोटा फूल बताइए। तो खाली एक ही वो बात याद रखिएगा, बोनफिया, क्या नाम है उसका, बोनफिया। बोनफिया सबसे छोटा पुष्प है और रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। तो बोनफिया में कीड़े मकोड़ों से और रेफ्लेसिया में हाथी के भी माध्यम से, जंतु के भी माध्यम से। तो जब परागन की क्रिया जंतु से होगी, किससे होगी, जंतु से, तो इसको हम लोग कहते हैं जूफिली। क्या बोलेंगे इसको, जूफिली। जैसे रिफ्लेसिया जो फूल है, रिफ्लेसिया, तो रिफ्लेसिया फूल में परागन की क्रिया किससे हो जाता है, हाथी द्वारा हो जाता है। और बोनोफिया जो है, जो सबसे छोटा फूल है, उसमें कैसे हो जाता है, कीड़े मकोड़े से हो जाता है, कीट के द्वारा होता है। कैसे होता है, कीट द्वारा होता है। आ गया समझ में, यानी कि कीट के द्वारा का मतलब क्या है, एंटोमोनोफिली, जबकि ई क्या है, जूफिली। हाथों से जिसका परागन की क्रिया हो गया उसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना, उसको क्या कह देंगे हम लोग, जूफिली कह देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो परागन की क्रिया है, इसको हम परागन इसी बोर्ड में हम समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत है क्या। परागन जो है वह दो तरह का होता है। परागन कितना तरह का होता है, दो तरह का। आपसे पूछा जाएगा कि परागन जो है से कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है स्वपरागन, एक क्या होता है, स्वपरागन, और दूसरा क्या होता है, पर परागन। अब सीधी सी बात इसमें जान लीजिए, स्वपरागन और पर परागन में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि ये पौधा है, इस पौधे में मान के चलिए कि यहां से एक निकला और यहां से फूल का निर्माण हुआ, आगे बढ़ा, यहां से उठा, इसमें भी फूल का निर्माण हो गया, और आगे बढ़ा, इसमें भी इस तरह से फूल का निर्माण हो गया। सपोज दैट। अब इसी तरह से मान के चलिए कि बगल में और फूल है, या देखिए ध्यान से, ई फूल है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे है और यहाँ से डालियां निकली और इसमें से ऐसे से फूल लग गया, फिर यहाँ से आगे बढ़े तो इसमें भी ऐसे से फूल लगा, आगे गए तो इसमें भी मान के चलिए कि ऐसे से फूल लगा हुआ है। सपोज दैट, मानने के लिए बताए। देखिए एक ही पौधा में, एक ही पौधा में 3 4 10 20 50 फूल जितना भी लगा हुआ हो, ये हो गया। और एक दूसरा पौधा में भी इसी तरह से फूल है। तो स्वपरागन और पर परागन को एक के लाइन में समझ लीजिए कि जैसे देखिए, एक ही पौधा में बहुत सारे फूल हैं, एक ही पौधा में क्या है, बहुत सारे फूल हैं। अगर एक ही पौधा के एक फूल दूसरे फूल के साथ, एक फूल दूसरे फूल के साथ परागन की क्रिया कर लिए, तो इसको क्या कहेंगे, स्वपरागन। एक ही पेड़ पौधा के फूल परागन की, मतलब एक, जैसे इसी में ये भी पेड़ है, इसी पेड़ में ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, तो एक ही पेड़ के फूल आपस में जब परागन की क्रिया कर लेंगे तो इसको बोलेंगे स्वपरागन। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, अगर यही क्रिया इस फूल से इस फूल में, या इस फूल से इस फूल में हो, या इस फूल से इस फूल में हो, यानी कि एक पेड़ के फूल से दूसरे पेड़ के फूल में जब परागन की क्रिया होगी, तब इसको कहेंगे पर, माने दूसरा परागन, उसको क्या कहेंगे, पर परागन। समझ में आ गई कि नहीं बात, समझ में आ गई। तो इस शब्द सिंपल सी बात को इसको समझ लीजिए, जब एक ही पेड़ पौधा में एक फूल दूसरे के संपर्क में आ जाएगा तो वह हो गया स्व परागन। लेकिन एक पेड़ दूसरे पेड़ के फूल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पर परागन। कुल मिला जुला करके हमको इसको इस स्थिति में समझ लीजिए कि सपोज दैट, मान के चलिए कि जैसे कोई लड़का है, उसका अपने मोहल्ला में किसी से चक्कर चल गया, तो ये स्वपरागन है। समझे कि नहीं। लेकिन अगर यही दूसरे जगह से आप विवाह शादी कर करके, है ना, किसी को लाए हैं, तो ये हो गया क्या चीज, पर परागन। दोनों में बढ़िया कौन, पर परागन। दोनों में बढ़िया कौन, पर परागन। मोहल्ला में जहां टकराया गया तो लाठी डंडा गोजी निकलेगा, है ना, उसमें खून की धाराएं बहेगी, है कि नहीं, उसमें क्या बहेगी, खून की धाराएं बहेंगी, तब शादी विवाह होगा। तो ये हो गया स्वपरागन। लेकिन जहां आपको दूसरा जगह जाना है तो दूसरा जगह जाइएगा तो वहां पे ढोल नगाड़ा बाजा ये सब डीजे उजे सब लेकर के जाइएगा, वहां एकदम माला पर माला पहनेगा, जयमाला होगा, है ना, यहाँ जो है सब बरियारी टिकवा दबल जाएगा, और वहां जो है सब पूरा बढ़िया से थाली उली में लेकर के जाएगा। तो जब बढ़िया से जयमाला हो जाए, पर परागन, और जब बरियारी कोई कर रहा था, स्वपरागन। अब महलवा में एक ही जगह में करे तो मार के कुछ नहीं देगा, बताइए, समझ में आ रही है ना बात के, हैं। तो स्वपरागन बढ़िया कि पर परागन बढ़िया, पर परागन बढ़िया। चूंकि जैसे ही आप दूसरा जगह से आइएगा, तो हम है गोह के, कोई है दूसरा जगह के, तो वहां जो परागन की क्रिया होगी ना, तो बचबो बहुत बढ़िया होगा, नया जनरेशन बहुत अच्छा होगा। एक के जगह से है तो बचबो भोंपुओ पैदा होगा, वही कमा करेगा जो तू करके आ रहा हो,
है कि नहीं। इसलिए स्वपरागन से नए प्रकार के पौधों का या नए प्रकार के गुण वाले पौधों का निर्माण नहीं होता है, जबकि पर परागन में नए गुण वाले पौधों का जन्म होता है। समझ में आ गई ना। तो इसलिए जो है से पर परागन ज्यादा बढ़िया माना जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई कि क्या आप लोगों को? तो आपका परागन खत्म, आपका परागन क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग को पढ़ लेना है निषेचन। अब हम लोग क्या पढ़ लेना है भैया? निषेचन। तो जरा निषेचन समझ लीजिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं निषेचन। देखिए, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, अभी तक आपने परागन पढ़ा। परागन में देखा कि परागकण पहुंच गया है कहां? वर्तिकाग्र में। अभी कहां पहुंच गया है? वर्तिकाग्र में। अब देख लीजिए यहां पे, अब इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कैसे से, जैसे मान के चलिए कि अभी आप लोगों ने कहा कि इस तरह से हमने बनाया था, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बढ़िया से समझा सके। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने यही बातें पढ़ी थी, थोड़ा इसलिए बड़ा करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब इस बात को समझिएगा। देखिए यहां पे, ये यहां पहुंच गया है, ये यहां पहुंच गया है, ये यहां पहुंच गया है, यहां तक पहुंच गया है, ठीक है ना। यहां पे आपके क्या आ गए हैं? परागकण आ गए हैं। यहां पे परागकण क्या हो गए हैं? आ गए हैं, आ गया। लेकिन क्या निषेचन की प्रक्रिया हुई है? नहीं। क्या निषेचन की प्रक्रिया हुई? नहीं, अभी निषेचन नहीं हुआ है। निषेचन से पहले दो तीन बातों को समझ लीजिए। जैसे देखिए, निषेचन में आप गैमेट को समझ लीजिए। किसको समझ लीजिएगा? गैमेट को। गैमेट मीन्स क्या होता है? भुला गए, जुग्मक। क्या होता है? जुग्मक। जुग्मक का मतलब होता है जो जोड़ा बनाने के लिए तैयार हो। क्या बनाने के लिए तैयार हो? जोड़ा बनाने के लिए। जो जोड़ा बनाने के लिए क्या हो? तैयार हो। जोड़ा बना नहीं है, यानी कि अकेले होता है। अकेले होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? हेपेलाइड। क्या कहते हैं? हेपेलाइड। तो देखिए, गैमेट दो तरह का होगा। एक होगा आपका नर युग्मक। तो नर युग्मक को आप लोग कहिएगा मेल गैमेट। क्या बोलिएगा? मेल गैमेट। तो देखिए, मानव में जब मेल गैमेट पढ़े हैं तो शुक्राणु को आप लोग बताते हैं। और जब आप पुष्प की चर्चा कर रहे हैं तो नर युग्मक में क्या आ जाएगा? पराग कण। क्या आ जाएगा? पराग कण। समझ में आ गई बात? अगर हम लोग फीमेल गैमेट की बात करेंगे, मादा युग्मक की बात करेंगे, तो मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। तो इसमें फीमेल गैमेट में क्या आ जाएगा? अंडाशय। माने अंडाशय नहीं, अंडाणु। क्या आ जाएगा? अंडाणु। यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवम। और इसको क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। आगे समझ में कोई दिक्कत? तो अभी आप लोगों ने इस मैटर को समझा कि नर युग्मक में क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे में बताइएगा। नर युग्मक में क्या आ जाएंगे? परागकण। और वही मादा युग्मक में क्या आ जाएंगे? अंडाणु। हो गया। अब इसी स्थिति को समझिए, अभी कैसे हैं? अलग अलग हैं। अभी क्या है? अलग अलग है। तो इसको युग्मक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? युग्मक। लेकिन यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, यानी कि परागकण, परागकण और अंडाणु जब आपस में मिल जाएगा तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन है ना, इसको क्या कहते हैं? निषेचन। यानी कि परागकण बोले तो क्या है? युग्मक है। ये कैसा युग्मक है? नर युग्मक। ये कैसा युग्मक है? मादा युग्मक। ये जैसे ही आपस में मिलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको? जाइगोट। तो ये क्या हो गया? युग्मनज। ये क्या था? हेपेलाइड। ये क्या था? हेपेलाइड। और अब जैसे ही दूगो हो गया तो ये क्या हो गया? डुपेलाइड। ये क्या हो गया? डुपेलाइड हो गया। समझ में आ गई बात है? अब बहुत बढ़िया से समझिएगा। अब देखिए, जैसे ही आपका निषेचन की प्रक्रिया हो गई, निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक ने भाग लिया और मादा युग्मक ने भाग लिया, और दोनों युग्मक भाग लेकर के युग्मनज का निर्माण कर लिए। तो युग्मनज जैसे ही बन गया, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया हो गई। निषेचन की प्रक्रिया क्या हो गई? संपूर्ण हो गई। निषेचन हो गया। लेकिन यह निषेचन कैसे हो गया? ये बात को सिर्फ समझाए हैं, अभी दिखाए नहीं है, दिखाएंगे अभी।
लेकिन ये निषेचन की प्रक्रिया हो गई, और निषेचन के प्रक्रिया के फलस्वरूप जैसे हम लोगों में क्या होता है, मानव में क्या होता है, जब जिस निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता होगा, और वहां से वह निषेचन किया हुआ जो पदार्थ है वह आ जाता है गर्भाशय में, और जैसे ही गर्भाशय में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो भ्रूण क्या है, वही निषेचित चीज न है, वह निषेचित पदार्थ ना उसको, जिसको हम लोग भ्रूण कहे हैं। और भ्रूण कब तक कहेंगे, जब तक कि बच्चा पैदा न हो जाए, तब तक की स्थिति को क्या कहते हैं, भ्रूण। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि जुगमनज के ही बड़े पार्ट को, जुगमनज के बड़े भाग को ही क्या कह सकते हैं, भ्रूण कह सकते हैं। जब जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया हुई होगी तो मान के चलिए कि परागकण है, ये अंडाणु है, तो अंडाणु के अंदर में क्या चला गया, परागकण, तो ये निषेचन की प्रक्रिया होगी। और जैसे ही यह बढ़ेगा तो इस बढ़े हुए भाग को, बड़ा भाग को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग भ्रूण कह देंगे। आप भ्रूण बोले तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एम्ब्रोय। यानी कि पेड़ पौधा में यही चीज को क्या बोलेंगे, फल का बनना, इसी चीज को क्या बोलेंगे, फल का बनना। यानी कि जैसे ही परागकण निषेचित हो गया है ना, अंडाणु के साथ मिल करके जुगमनज का निर्माण कर लिया, वैसे ही फल का निर्माण हो गया। और फल का जो सबसे पहला चीज हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। तो पेड़ पौधों में भी भ्रूण होता है, जो फल का जो सबसे स्टार्टिंग वे हुआ वही क्या हो गया, भ्रूण हो गया, एम्ब्रोय हो गया। धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे जब बढ़ जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में कर देते हैं। वह भले हम लोग खाने में करते हैं, लेकिन वह मूल रूप से पेड़ पौधा ने फल का जो निर्माण किया, वह अपने नए जीवों के विकास के लिए बीज का निर्माण किया, क्योंकि फल में बीज रहा करते हैं, समझे कि नहीं। और उसी बीज से नए प्रकार के पौधों का निर्माण होगा, नए पौधे बनेंगे उसके, है कि नहीं। वो प्रजनन क्रिया करने के लिए बीजों का निर्माण होता है, क्लियर होगा ना। तो ये प्रक्रिया हो गई, तो इस प्रक्रिया को तो आप लोग समझ लिए। तो अब जरा सा इसको निषेचन में एक मूल चीज को हम लोग समझ लीजिए कि क्या परागकण के दौरान, क्या परागकण के दौरान सभी परागकण नीचे आते हैं, नहीं। याद रखिएगा, इसमें से मात्र कितने आएंगे, दो। कितने आएंगे, दो। दो ही परागकण वर्तिकाग्र से वर्तिका में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, वर्तिका में। और फिर वर्तिका से यहां पे ही दो, कितने, दो ही परागकण नीचे आएंगे। जबकि अंडाशय से 3 अंडाणु बाहर निकलेंगे। कितने अंडाणु बाहर निकलेंगे, 3 अंडाणु बाहर निकलेंगे। कितने अंडाणु बाहर निकलेंगे, 3। अंडाशय में आपके 3 ओवम होंगे, यानी कि 3 अंडाणु होंगे। जबकि परागकण कितना आया हुआ है, 2। परागकण कितना आया हुआ है, 2। तो एक परागकण और एक अंडाणु दोनों आपस में ऐसे जोड़ा बना लेगा। क्या बना लेगा, जोड़ा। जैसे ही जोड़ा बनाएगा, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट। इसको क्या कहते हैं, फ्रूट। फ्रूट मीन्स क्या कहते हैं, फल। आप फल बना लिया। देखिए ध्यान से, निषेचन की प्रक्रिया हमने करवा दिया है। निषेचन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि यहां से परागकण जो हैं वह कितनी मात्रा में वर्तिका को पार करते हुए अंडाशय में पहुंच रहे हैं, 2। तो 2 परागकण पहुंच गए। और अंडाणु की संख्या कितनी होती है उसमें, पहले से 3। कितना होता है, 3। अब एक अंडाणु और एक परागकण दोनों आपस में निषेचित करके क्या बना लिए, फल। अब बच गया एक परागकण और 2, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे आपको एंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। यानी कि यह भ्रूण कोश इसको पोषण देगा। क्या देगा, पोषण। यह भ्रूणकोश इस फल को क्या देगा, पोषण। इस फल को क्या बनाएगा, पौष्टिक। इस फल को इतना बढ़िया से तैयार करेगा कि उसमें बढ़िया से बीज की उत्पत्ति हो जाए और उससे नए पौधों की भी प्रगति हो जाए। तो इसके लिए जैसे ही हमारे गर्भ में भ्रूण बन जाता है तो उसके भोजन के लिए प्लेसेंटा जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से फूलों में, है ना, जब फल का निर्माण हो जाता है तो ये तीनों आपस में मिल करके एंडोस्पर्म का, किसका निर्माण करते हैं, एंडोस्पर्म का, जिसको आप भ्रूणकोश कहते हैं। वह इस फल को बचाने के लिए, अच्छा पोषण करने के लिए एंडोस्पर्म इनको प्रोटेक्ट करता है और पोषण की प्रक्रिया करता है। समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये अकेले था तो क्या हो गया, हेपेलाइड। जब 2 गो हो गया तो क्या बना दिया, डुपेलाइड। और यहाँ जब 3 गो बनाया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपलाइड।
क्या कहेंगे? ट्रिपेलाइड। तो अब आपसे पूछेगा कि एंडोस्पर्म क्या है, तो ट्रिपेलाइड है। युग्मक क्या है, तो हेपेलाइड है। जुग्मनज क्या है, तो डुपेलाइड है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलिए कि ये तो सिंपली जो हम लोगों को निषेचन की प्रक्रिया होती है उसको हम लोगों ने समझा। किसी किसी पेड़ पौधों को आप देखिएगा, या खास करके केला वगैरह को देखिएगा, उनके फूल उल्टा होते हैं। जो चीज वह आपको ऊपर में ये दिखाई दे रहा है, ये उलट जाएगा, इससे ऐसे क्या हो जाएगा? उल्टा रहता है। तो उल्टा हुआ जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? तो याद रखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी? हमेशा पेड़ पौधों में, फूलों में, अंडाशय में। अभी आप लोगों ने कहा अंडाशय में होगी। कहां होगी? अंडाशय में। लेकिन जब इसी को उलट दीजिएगा तो उलटने के बाद ये जो परागकण तो ऊपर आएंगे नहीं, नीचे आएंगे नहीं, लेकिन अंडाणु जो तीनों है यह ढरक करके वर्तिका होते हुए कहां पहुंच जाता है? वर्तिकाग्र में। कहां पहुंच जाता है? वर्तिकाग्र। तो वैसे पेड़ पौधों के पुष्प जो उल्टा टाइप के होते हैं उनमें परागन की भी क्रिया कहां होगी? वर्तिकाग्र में। और जैसे ही परागन होगा वैसे ही उनका निषेचन हो जाएगा। वैसे उनका क्या हो जाएगा? निषेचन। तो उनका निषेचन कहां होगा? वर्तिका। तो आपसे पूछा जाएगा कि केला का जो फूल होता, केला का जो पौधा होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी? तो उसमें बताना होगा कि आपको वर्तिकाग्र में होगी। परागन की क्रिया कहां होगी? तो वर्तिकाग्र में होगी। लेकिन आम पेड़ पौधों के फूलों में परागन की क्रिया कहां होगी? वर्तिकाग्र में। और निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी? अंडाशय में। तो परागन कहां और निषेचन कहां? समझ में आ गई बात? यस सर। तो परागन का मतलब होगा कि वर्तिकाग्र में परागकण को पहुंच जाना ही परागन है। लेकिन निषेचन क्या कहेंगे? जब दोनों परागकण अंडाशय में आ जाएंगे तो एक अंडाणु और एक परागकण मिलकर के फल का निर्माण करेंगे, जबकि दो अंडाणु और एक परागकण मिलकर के एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोश का निर्माण करेंगे, जो फलों को पोषण देगा। क्या देगा? फलों को पोषण देगा। इतनी बातों को कितने बच्चों ने समझ लिया? तो बार बार हम इस बात को बता रहे हैं कि आपको निषेचन निषेचन निषेचन। तो यहां से जो फल बनेगा तो निषेचन के आधार पर फल के बहुत प्रकार होंगे। अगर यह अंडाशय में फल बनेगा तो वास्तव में वो बढ़िया फल है, सत्य फल है। लेकिन अंडाशय में न बनकर के पर पुष्पासन होता है, अब यहां पर कोई ढरक करके आ जाएगा और वहां पर फल बनेगा। तो इस आधार पर जब आप फल पढ़िएगा तो आपको तीन तरह के फल पढ़ाएंगे: सत्य फल, असत्य फल, अनिषेची फल। समझे कि नहीं? निषेचन के आधार पर आपको कितने प्रकार के फल पढ़ाएंगे? तीन प्रकार के: सत्य फल, असत्य फल, निषेचित फल। और जब फल निर्माण कर लेगा, फल जब बन जाएगा तो निर्माण के भी आधार पर आपको फल पढ़ाएंगे। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होंगे? तो सरल फल, समूह फल, संग्रथित फल पढ़ाएंगे। फिर आपको हम फल भित्ति पढ़ा देंगे, पेरिकार्प जिसको कहते हैं, है कि नहीं? फल भित्ति पढ़ लीजिएगा। फल भित्ति के आधार पर भी दो प्रकार के फूल आपको पढ़ाएंगे। एक ठो हो जाएगा मांसल फल जिसको आप कहते हैं फ्लेशी फ्रूट, और एक ठो पढ़ाएंगे ड्राई फ्रूट जिसको आप मेवा कहते हैं, मेवा, है ना? जैसे किशमिश वगैरह जिसको हो गया सूख गया। जैसे अंगूर अगर पूरा एकदम बढ़िया है तो उसको फ्लेशी फ्रूट कहेंगे, सूख करके एकदम चोइया हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? मांस, उसको क्या कहेंगे? मेवा कहेंगे। तो उसको ड्राई फ्रूट कहेंगे, है ना? काजू किशमिश, है ना, गड़ी छुहरा, ये सब क्या है? ड्राई फ्रूट है। तो पूरा फ्रूट इसके आधार पर हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फ्रूट आज नहीं, आज परागकण और निषेचन आप लोगों ने पढ़ा। अब अगला फ्रूट का जो क्लास होगा अगले दिन पढ़ा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।